नमस्कार, सीएनबीसी आवाज में आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं आपके साथ सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 का ये ओपनिंग इवेंट लेकर, जहां पर हम जा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और चर्चा कर रहे हैं वहां के रियल एस्टेट मार्केट की। इसी के साथ आगाज होता है अवार्ड्स का, जहां पर आप अपने नॉमिनेशन, यानी हम बात कर रहे हैं डेवलपर्स की और बिल्डर्स की, अपने नॉमिनेशंस देना शुरू कर सकते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि ये वो अवार्ड है जो हर साल देश में रियल एस्टेट मार्केट में बेहतरीन काम करने वाले डेवलपर्स और बिल्डर्स को सम्मानित करता है। तो इसी सिलसिले को आज हम शुरू कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर से। और आज हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर के इस मार्केट की, साथ ही उन मुद्दों को भी उठाएंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर रियल एस्टेट मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही आपकी बात भी करेंगे कि आपके लिए घर खरीदना कितना मुनासिब हुआ है, कितना बेहतर हुआ है, वो नई चीजें आ रही हैं जिससे अब ये आपके लिए और बेहतर हो जाएगा और आगे जाके रियल एस्टेट मार्केट किधर जाने वाला है, तमाम बातें होंगी। और इन सभी बातों को करने के लिए आज एक विशेष पैनल हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। मैं अपने एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरुआत कर रहा हूं। हमारे साथ है गीतांबर आनंद, जो कि सीएमडी हैं एटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर के और साथ ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं क्रेडाई नेशनल के। उसके बाद हमारे साथ हैं अनिल शर्मा जी, सीएमडी हैं आम्रपाली के और प्रेसिडेंट क्रेडाई दिल्ली एनसीआर हैं। मेरे ठीक पास में है अंशुमन मैगजीन, जो कि सीएमडी साउथ एशिया है, सीबीआरई जिसे आप सीबी रिचर्ड एलिस के नाम से जानते हैं और प्रॉपर्टी के बड़े जानकार में से गिने जाते हैं। इसके अलावा मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट पर है मिस्टर नवीन एम रहेजा, सीएमडी रहेजा डेवलपर्स, और आप नेशनल प्रेसिडेंट है नरेटको के, जो कि एक और संस्था है क्रेडाई की तरह जो रियल एस्टेट डेवलपर्स को बुलंद करती है। और मेरे साथ में है श्री गोपाल काबरा, जो कि हमारे सहयोगी भी हैं और अलाइड इंडस्ट्रीज आरआर काबिल और जो बनाती है उसके रामरत्ना ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारे आज के गेस्ट हैं और इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को शुरू करेंगे। रियल एस्टेट को समझने के लिए आप जिस शहर में रहते हैं वहां के मार्केट को समझना बेहद जरूरी है। और अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो ये देश का सबसे बड़ा रियल एस्टेट मार्केट कहा जा सकता है, क्योंकि करीब 40,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा के क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर फैला हुआ है, जिसकी बाउंड्रीज काफी बड़ी हैं। 160 किलोमीटर अगर एक्सट्रीमिटी पे आप चले जाएं, आपको आखिरी बॉर्डर मिलेगी जो नए इलाके इसमें जुड़ने जा रहे हैं। तो आज इसी दिल्ली एनसीआर की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राष्ट्रीय मुद्दों को भी हम उठाएंगे जो कि रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं और काफी अहम हैं और इन दिनों चर्चा में भी रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा है लैंड एक्विजिशन बिल का। हाल ही में ये बिल पारित हुआ है और अब ये कानून बनने जा रहा है, लेकिन इसका रियल एस्टेट मार्केट पे काफी गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मैं अपने इस डिस्कशन की शुरुआत करता हूँ। गीतांबर आनंद साहब, पहला सवाल आपसे। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल भी आने वाला है और एक्विजिशन बिल तो पास हो गया है, अब कानून बनने के लिए है। ये बिल आने के बाद अब आपको लैंड एक्वायर करने के लिए भी लैंड एक्वायर करना पहले से जाहिर तौर पे एक मुश्किल काम होगा। इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर कितना फर्क पड़ेगा? सबसे पहले वी वेलकम ऑल दीज बिल्स। इट्स वेरी गुड कि ये चीज़ें आ रही हैं, हमारे किसान भाइयों को एक सही मुआवजा मिलेगा। हमारी सिर्फ इतनी सी एक गुजारिश है सरकार से कि जब बिल बनाएं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो इसकी एग्जीक्यूशन है, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बना दें कि कुछ भी एक्वायर करने के लिए 3 साल लगे। जैसे कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सक्सेना, उन्होंने खुद कहा है कि ये बिल आने के बाद 1 एकड़ जमीन भी सरकार को एक्वायर करने के लिए कम से कम 3 साल लगेंगे और वो फाइल 300 लोगों के हाथों के थ्रू जाएगी। अब जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन है, आप जानते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो। तो ये बिल ना फिर किसान को फायदेमंद है, ना इंडस्ट्री को, ना कंट्री को, तो फिर फायदा क्या हुआ? तो ये सारा इस बिल को दोबारा देखने की जरूरत है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक एफिशिएंट तरीका निकालने की बहुत सख्त जरूरत है। जी, इसका एक और पहलू है। नवीन जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब लैंड एक्विजिशन के बिल में है कि आप गांव की जमीन खरीदेंगे तो 4 गुना मुआवजा देना होगा, शहरी इलाके में लेते हैं तो 2 गुना मुआवजा देना। आपके परिक्षेत्र में ना है, आप उतनी बड़ी जमीन ना खरीद रहे हो, लेकिन इससे जमीनों के भाव बढ़ेंगे, तो क्या इससे घरों की कीमतों पर असर आएगा? डेफिनेटली आएगा। जब भाव बढ़ेगा, लैंड तो मेन इनपुट है। कोई भी रियल एस्टेट बिना लैंड के नहीं बनती। लैंड जो है 30% से लेके 90% तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है किसी भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के कंपोजिशन में, प्राइस कंपोजिशन में। अब अगर कंपोनेंट को आप दो गुना अर्बन एरियाज में और 4 गुना रूरल एरियाज में करते हैं, अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो आम आदमी पे करेगा। आप ये देखें कि आप बेनिफिट तो करेंगे 2%, क्योंकि टोटल कंट्री के लैंड मास का जो डेवलप्ड एरिया है कंट्री में वो 2% है। आप आने वाले 20 साल में 2% और ऐड कर लेंगे एट द मोस्ट।
2% को आप एडवांटेज करेंगे और 8% के ऊपर आप उसको लोड करके कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो पे करेगा, तो आम आदमी पे करेगा। नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी एक्विजिशन प्रोसेस एक ऑर्गेनाइज्ड वे में भी होगी, तो आप कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, कोई भी मास्टर प्लान की एग्जीक्यूशन होनी हो, उसके अंदर बहुत से कॉमन एरियाज होते हैं, रोड्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। वो अगर 4 गुना रेट पे एक्वायर होगी, और वो जैसे गिताम्बर जी ने कहा कि 3 साल लग के एक्वायर होगी, तो इस देश का क्या होगा? एक डर और लगता है अंशुमन, आपसे पूछना चाहूंगा कि जब अब आपको, जैसा गिताम्बर भी कह रहे हैं, नवीन जी भी इत्तेफाक रख रहे हैं कि एक्वायर करने में बहुत वक्त लगेगा, 3-3 साल लग जाएंगे, तो जो लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड है, जो पहले से बैंक बना के रखी गई है, डेफिनेटली उसकी कीमतें बहुत बढ़ेंगी, उसकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। इससे लैंड की ट्रेडिंग तो शुरू नहीं हो जाएगी, क्योंकि कई डेवलपर्स के पास लैंड बैंक ऑलरेडी है जो पहले से एक्वायर किया हुआ है। अब मेरे ख्याल ट्रेडिंग तो नहीं पड़ेगी, बट सर्टनली जिसके पास 100 एकड़ का लैंड है उसको एडवांटेज जरूर होगा। प्राइस कितना बढ़ेगा, मार्केट डाउन है, तो इस टाइम कैपेसिटी नहीं है वो प्राइस बढ़ने की, लेकिन डेफिनेटली जिसके पास लैंड है उसको एडवांटेज होगा। और ये आप देखिए 50 एकर्स के ऊपर है सर, जितने अगर आप अर्बन एरियाज में देखें 50 एकर्स के ऊपर बहुत कम लैंड बैंक्स हैं। आप अगर बाहर जाएं तो सर्टनली लोगों ने 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ ले रखा है। मेरा एक और पॉइंट ये था कि ये जो लैंड एक्विजिशन बिल है, एक्चुअली ये प्राइवेट सेक्टर में आना ही नहीं चाहिए। इसका राइड इंडस्ट्री पे भी बहुत फर्क पड़ेगा काबरा जी, क्योंकि आप सप्लाई करेंगे, टाइल सप्लाई करेंगे, तार सप्लाई करेंगे, लेकिन आपकी इंडस्ट्री के लिए ज्यादा बड़ी जगह लगेगी, तो क्या उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हम प्राइसेस पे पड़ता नहीं देखेंगे? कमाल महंगा होगा तो घर अपने आप महंगा हो जाएगा, और आपके लिए लैंड एक्वायर करना महंगा हो ही गया है। देखिए, वैसे भी इस देश में इंडस्ट्री लगाना या व्यापार करना इतना कठिन हो गया है, राइट फ्रॉम गवर्नमेंट टू ब्यूरोक्रेट्स टू पॉलिटिकल, ये बहुत टफ होते जा रहा है। अब अगर इंडस्ट्री लगानी है, तो अगर बड़ी स्केल की इंडस्ट्री लगानी है तो हम कंप्लीट हो पाएंगे। बड़ी स्केल की इंडस्ट्री लगानी है तो ज़मीन बड़ी चाहिए, और ज़मीन बड़ी चाहिए तो सारे सब कानून कायदे लगेंगे। तो हमको जब हम ज़मीन ही एक्वायर नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? और देश में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा तो क्या लोग माल इंपोर्ट करेंगे या माल ही नहीं मिलेगा? सिर्फ दुनिया में एक ही तरीका होता है, जितने कानून को आप सिंपल रखो उतना ही काम बढ़िया होता है और फास्ट होता है। और इसी के साथ इस चर्चा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक से आकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कि अब दिल्ली एनसीआर में मार्केट किस तरफ रुख कर रहा है, किस तरफ कीमतें रही हैं, और किस तरह आगे आप यहां पर प्रॉपर्टी में निवेश करने का अगर मन बना रहे हैं तो क्या ये आपके लिए सही वक्त होगा। इन तमाम बातों पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2013 की इस खास पेशकश में, जहां पर हम कर रहे हैं रियल एस्टेट के प्री इवेंट्स, और आज हम मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर में। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। एक और अहम मुद्दा है अनिल जी, आपसे उसकी शुरुआत करूंगा, रियल एस्टेट रेगुलेटर का, और इसको लेके काफी बातें हो रही हैं। अभी तो आया भी नहीं है, लेकिन काफी डर का भी माहौल हो गया और सोचा जा रहा है कि इसके आने से क्या हो जाएगा। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि इस वक्त भी देश के अंदर कई कानून मौजूद हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ मोफा है, दूसरी जगह आपकी अदालतें हैं जहां पर आप जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम्स हैं। क्या एक बिल और लाने से, एक नया कानून बनाने से समस्या का हल हो जाएगा? सेंटीमेंट जो होता है, रियल एस्टेट 1990 के बाद तो थोड़ा इंसेप्ट होना शुरू हुआ। इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, कुछ नहीं होता था, कोई इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियलिस्ट और चेयरमैन और MD बैठ के रियल एस्टेट का काम क्यों करते हैं? 93.2% जो घर बनते हैं हिंदुस्तान में प्राइवेट डेवलपर बनाते हैं, 6.7 to 7% अथॉरिटी बनाती है। तो जो रेगुलेटरी बिल लाया जा रहा है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। हम लोगों ने अपने फोरम पे, मैं, गिताम्बर, रहेजा साहब, सब लोगों ने काफी उस पर स्टडी किया, काफी गवर्नमेंट को अपना प्रेजेंटेशन दिया। अब मुझे बताएं कि क्या सिर्फ डेवलपर को ही रेगुलेट करना जरूरी है, या डेवलपर के साथ जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अप्रूविंग अथॉरिटी, आपके अप्रूविंग अथॉरिटी n नंबर है, 30 अप्रूविंग अथॉरिटी है, 30 में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब आप सारे अप्रूवल्स 1.5 साल में लेकर के आइए, सारा अप्रूवल लेने के बाद आप प्रोजेक्ट शुरू करिए। उसके बाद क्या होगा, ये 1.5 साल का जो पीरियड है, लैंड आपने X प्राइस में खरीदा है, 1.5 साल बाद वो Y प्राइस हो जाएगा, और उसके बाद आपको सारे फिनांसेस अरेंज कर लेने हैं,
अब बताइए कंज्यूमर को ये कहाँ फायदा करेगा? बिल्कुल। तो शर्मा जी जो ये पॉइंट उठा रहे हैं कि आपने इसमें जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, एक जो अप्रूवल देने वाली है और दूसरा डेवलपर है, तो आपने डेवलपर को तो कटघरे में खड़ा किया, लेकिन अप्रूवल अथॉरिटी पे आपने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया कि आप 6 महीने में अप्रूव कर रहे हैं कि साल भर में कर रहे हैं। आपको लगता है कि वहां पर भी एक मार्क लगना चाहिए अगर सही मायने में इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना है और लोगों को उनका हक दिलाना है? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि मेन चीज़ ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अगर एक तो मेरे हिसाब से रेगुलेटरी बिल आना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन चाहिए। ये होता है कि काफ़ी लोग घर के लिए पैसा देते हैं और 2 साल 3 साल की जगह उसको 6 साल बाद डिलीवरी मिलती है या नहीं मिलती है, तो रेगुलेटरी बिल होना चाहिए। बट मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि आप तो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, जब तक दूसरे जो इश्यूज हैं क्लियर नहीं हुए तब तक आप रेगुलेटरी बिल नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर इनको खुद 9 महीने या 1 साल लगता है अप्रूवल के लिए, एक और डिमांड है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस होनी चाहिए, इतनी अथॉरिटीज़ हैं, तो आप कैसे किसी डेवलपर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जबकि काफ़ी रीजंस जो डिले के हैं उनके कंट्रोल के बाहर हैं। बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल रेगुलेटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यही बात, सेल्फ रेगुलेशन की बात होती है, लेकिन हर रोज ऐसे तमाम किस्से आते हैं। यहाँ पर भी जितने लोग बैठे होंगे शायद उसमें से बहुत से ऐसे होंगे जिनका घर अटका हुआ होगा, और बड़ा अफसोस की बात है कि उनपे क्या बीतती है वो बहुत होती है। ये बात आपकी दुरुस्त है, अभी अनिल जी ने भी कहा, वी वेलकम द रेगुलेटरी बिल, बट देयर आर अगेन सम अनोमलीज इन द बिल व्हिच नीड टू बी लुक्ड एट। जैसे कि अभी बात हुई अप्रूवल जो देते हैं उनका जरूरी क्यों है आना? हम पैसा लगा दें, जमीन खरीद के पैसा लगा के बिल्डिंग पूरी बना दें, लेकिन अगर हम उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अगर अप्लाई करें, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, वो अगर हमको 2 साल ना, तो हम आगे पोजीशन कैसे दें? बिजली के लिए अप्लाई करें, बिजली का मीटर ना दे 2 साल, हम क्या करें? क्या वो हमारी गलती है? पर उसके लिए जिम्मेदार हमें ठहराया जा रहा है इस बिल में, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है विलफुल डिफॉल्ट। विलफुल डिफॉल्ट कौन डिफाइन करेगा? क्या उसमें भी हमें ब्लैकमेल किया जाएगा कि आपने विलफुली डिफॉल्ट किया है तो आ जाओ बेटे, आओ आपको हम काटें? ये तो वी विल बी हेल्ड एट द मर्सी ऑफ अगेन अनदर अथॉरिटी। सो इट हैज टू बी, इस कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। रेगुलेटर होना चाहिए, जहां पे लोगों को दुखती हुई रग है उनकी, उस पे मरहम जरूर लगाना चाहिए, लेकिन सही तरीके से, ताकि एक्चुअली जो लोग सही काम कर रहे हैं वो ना पिटे जाएं। आपको 93% अगर घर प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये मकान आपको मिले, और आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपको अच्छे मकान प्राइवेट सेक्टर नहीं दे रहा, अगर 93% में अगर मान लीजिए 20% लोग ऐसे हैं जो कि जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो 70% ऐसे लोग हैं जो अच्छे मकान दे रहे हैं। तो आप इस बिल को उस फॉर्म में लाइए ताकि ये 70% का काम तो ना बंद हो जाए। रहीजा साहब, यहाँ पर डिस्टिंक्शन हम कैसे करेंगे कि ये 30% अच्छे हैं और ये 70% अच्छे हैं? क्योंकि सीसीआई में अगर कंप्लेंट्स की लिस्ट देखे जाए तो बहुत बड़े बड़े नाम उसके अंदर है, यहाँ नहीं लेता हूं मैं, लेकिन काफी बड़े नाम आ जाते हैं। तो फिर आप कैसे मानेंगे कि कौन अच्छा और कौन बुरा है? वो है जो बिना लैंड के, बिना अप्रूवल्स के, और ये जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज काट देते हैं जिनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये आपका लैंड एक्विजिशन बिल उनको कहां पकड़ रहा है? अरे इस देश में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एक आम आदमी, आप देखें घर में एक सर्वेंट काम करती है और उसको कोई ठग लेता है 10,000 20,000 रुपये लेके, उसकी जिंदगी के लिए वही पूंजी है, और उसको एक झुग्गी दे देता है सरकारी जमीन के ऊपर, उसको कौन रेगुलेट करेगा भाई? आम देश की जो मैक्सिमम आबादी है जो चीट होती है वो अनस्क्रूपलस वे में होती है, और उसको आप कवर ही नहीं कर रहे। तो नंबर 1 रेगुलेटर जो है वो पहला उसका फोकस होना चाहिए कि इस कंट्री में ठगी और बेईमानी करने वाले लोग, उनको पहले नकेल कसिए आप। उसके बाद जो काम करने वाले लोग हैं उसको रेगुलेटर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, इस देश की ग्रोथ के लिए फैसिलिटेटर होना चाहिए कि भाई आप गलत काम नहीं करने देंगे। जो लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग आपको डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर जो है आपके प्रोजेक्ट्स को स्टॉप करते हैं, उनको भी लेके आइए साथ में। लेकिन क्या आप इस बात आप रहेगा जी, तो आप मेरे ख्याल से किताब साहब तो 30-40 कह रहे हैं, मेरे ख्याल से कई प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इवन 60-60, 70-70 तक भी जाना पड़ता है आपको। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि एक अथॉरिटी बनाइए ना जी, एक सिंगल विंडो अथॉरिटी बनाइए, और उसके साथ आप लाइए रेगुलेटर कि भाई सिंगल विंडो अथॉरिटी ने क्लियर कर दिया, रेगुलेटर की साइट पे आपने अपलोड कर दिया, और उसके ऊपर पूरी की पूरी आपकी। जी नवीन जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप इसके पक्ष में सारे क्लियरेंस मिलने के बाद, हर तरह की उसको सैंक्शन मिलने के बाद ही वो प्रोजेक्ट डाला जाए साइट के ऊपर कि अब इसमें जाके घर खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सारी क्लियरेंसेस लेने के लिए 50 टेबल नहीं खुले होने चाहिए। टेबल एक खुला हो और एक आप वेबसाइट के थ्रू एक बटन दबाएं तो 50 के टेबलों के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए,
और उनको 15 दिन अंदर या क्लियरेंस देनी पड़े या अपना कमेंट देना पड़े। और इसी के साथ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर से हमारी एक खास पेशकश, रियल एस्टेट अवार्ड 2013 के लिए प्री इवेंट आज हम कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में। बातचीत बहुत ही रोचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। हमारे सभी पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। आइए उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से पूछना चाहूंगा, शायद इसी में जवाब निकल कर आए कि आज से 10 साल पहले चला एक मारुति की कार अगर 3 लाख रुपए की आती थी तो आज 3.5 लाख रुपए, बहुत हुआ तो 4 लाख रुपए की हो गई। लेकिन एक घर जो उस समय 10 या 15 लाख का था वो आज 50 से नीचे नहीं मिल रहा। तो इतना किसकी इनकम बढ़ गई है? कौन उतना कैपेबल हो गया है कि अब वो सीधा उतना बड़ा मकान खरीद लेगा, या फिर जो टारगेट है जिसको देख के बनाया जा रहा है फोकस अलग हो गया? विपिन जी, ये आप मुझे ये बताइए कि अगर हम एक लोकेशन पे बैठ के मैं अपनी चीज, सब लोग बेच रहे हैं 10 रुपए, मैं बोलूं मैं अपनी चीज 100 रुपए में बेच रहा हूं, तो क्या वो बिकेगी? क्यों हुई वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए की? क्योंकि जमीन महंगी हुई है। आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इन्फ्लेशन इतनी है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हुआ है। टैक्सेशन 350 रुपए स्क्वायर फुट है जो कि हम दे रहे हैं। हमारे अप्रूवल कॉस्ट हैं जो कि विच आर नॉट विजिबल, विच आर ऑल्सो एडेड टू दिस कॉस्ट। मतलब ये जो कॉस्ट है बड़ी है, तब जाके हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंचे हैं। पैन इंडिया अगर आप देखें, प्राइस लेवल आज भी 3500 से 5500 के अंदर आपको हाउसिंग मिलती है पैन इंडिया। मेट्रोज को मत देखिए आप, मेट्रोज में जमीन इतनी महंगी हो गई कि अगर आदमी अपना एक सर्टेन प्राइस लेवल तक नहीं बेचे माल तो वो मतलब वो तो उसको पोसाएगा ही नहीं। एक चीज, प्राइस क्यों बढ़े जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बिग कल्प्रिट इन दिस। इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसकी वजह से सप्लाई, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो हमें लैंड क्यों महंगा हो गया? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एरियाज में है और वहाँ के लैंड प्राइसेस बढ़ रहे हैं आज के, और ये चेंज हो रहा है। एनसीआर में आप देखें, जब से गुड़गांव या मेट्रो आया या एक्सप्रेसवेज बने हैं, सप्लाई बढ़ा है। अगर गुड़गांव पर इमेजिन, अगर गुड़गांव या नोएडा नहीं होता तो दिल्ली के प्रॉपर्टी प्राइस का क्या हाल होता? पॉपुलेशन आपके बढ़ रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बी ब्लेम्ड। सप्लाई लिमिटेड है, सप्लाई तभी बढ़ सकती है जब आपको लैंड अवेलेबल हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वजह से होगा, या आप वर्टिकल जाएं। प्लस डिमांड साइड क्यों बढ़ा है? क्योंकि पहले एक तो इनकम लेवल्स डेफिनेटली ऊपर गए, फाइनेंसिंग जो पहले नहीं होते थे, तो आज मोस्ट पीपल कैन टेक अ लोन एंड देन इन्वेस्ट। 10-15 साल 18 साल पहले फाइनेंसिंग नहीं थी। सो फाइनेंसिंग एंड इनकम लेवल गोइंग अप, डिमांड साइड को इंक्रीज किया है, और सप्लाई उतनी मैच नहीं करी है, लैंड नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर लो है। जी, लेकिन अब मेरा सवाल ये, और ये मैं नवीन जी से पूछना चाहूंगा, जैसा अंशुमन ने भी यह कहा कि ये सारे कारण हैं, लेकिन ताज़ा उदाहरण अब अगर हम लें दिल्ली एनसीआर का, पूरे देश में इस वक्त इकोनॉमिक सिनेरियो के कारण एक करेक्शन महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता आप मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि नहीं, लेकिन दिल्ली एनसीआर का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। 10 से लेकर 30% तक करेक्शन आ गया है। सेकेंडरी मार्केट में इतना माल पड़ा है कि आप जाइए बेचने के लिए तैयार बैठे। भाई मेरी समझ से तो बाहर है। हमारे तो यहाँ कोई ऐसा करेक्शन आया नहीं है, और हमारे यहाँ तो प्रॉपर्टी की डिमांड वैसे ही चल रही है। लेकिन मार्केट में हम मीडिया में देखते जा रहे हैं और एक्सपर्ट कमेंट्स भी देखते जा रहे हैं कि जी करेक्शन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। करेक्शन होगा कैसे? मुझे ये बताइए कि आज की डेट में डेवलपर को जितने रुपए में घर में पड़ता है वो उससे नीचे कैसे बेचेगा? हम आपसे पूछना चाहूंगा आनंद साहब कि इतने बड़े इलाके में अगर आप फरीदाबाद में चले जाएं, अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में चले जाएं या ग्रेटर नोएडा में चले जाएं, तो इतने बड़े पैमाने पर हमको इन हैबिटेबिलिटी क्यों दिखती है? वहां पर कोई रहता क्यों नहीं है? 2-3 वजहें हैं। एक तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है वहां तक पहुंचने के लिए। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कार को कोई ऐसी लोकेशन पे जाके ठहराएंगे जहां पे आसपास में मार्केट ना हो, एक क्लिनिक ना हो, एक स्कूल ना हो, तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं पहुंचेगा कोई भी नहीं जाएगा वहां पे। मकान खड़े हैं, लेकिन लोग, अब नोएडा में आप देखिए, इस लिहाज में नोएडा आगे क्यों? क्योंकि पहले वो अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। मास्टर प्लान में जहां हॉस्पिटल का प्लॉट है वहां हॉस्पिटल का प्लॉट पहले दे दिया जाता है, जहां आपका छोटा मोटा लोकल शॉपिंग सेंटर है वहां वो दे दिया जाता है। उसके बाद साथ में डेवलपमेंट और रियल एस्टेट हाउसिंग के प्लॉट ऑक्शन किए जाते हैं। तो साथ साथ सारा चीज अपने आप बनता है, और जैसे जैसे बनता है एंड यूजर आके खरीदता है। और आपको हम बताएं कि हमारे प्रोजेक्ट में पोजेशन देने के 6 महीने में ऑक्यूपेंसी 60-70% हो जाती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यही अमूमन देखा गया है। जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहां एंड यूजर ज्यादा अट्रैक्ट होगा, स्पेकुलेटर कम, और आपकी मार्केट बहुत एकदम बुलंद रहेगी। ऐसे में एक सवाल अब आपसे यहाँ काबरा जी राय लें कि अभी
यहाँ पर जो एनसीआर है उसकी सीमा को बढ़ाया जा रहा है। 3 नए इलाके उसमें जोड़े गए, जो कि कुछ 165 किलोमीटर दूर है तो कोई 160 किलोमीटर दूर है। राजस्थान के अंदर भिवानी है, ये हरियाणा के अंदर तो राजस्थान में भरतपुर है। तो जब आप 6.5-7 किलोमीटर तक के इलाके को नहीं ठीक कर पा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो इतनी दूर जाके एनसीआर में जोड़ने का मतलब निकलता है। सबसे पहले तो देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे लोगों की सोच आगे तक की नहीं है। ये जो गुड़गांव का विषय, इसको पहले भी कई बार लिया है कि कराड़ पैलेस जो बना है वो 100 साल पहले बना था जब गाड़ियाँ नहीं थी। लेकिन जब गुड़गांव की बनावट हुई थी तब सबको अंदाज था, डेवलपर को भी अंदाज था, आर्किटेक्ट को भी अंदाज था, कंज्यूमर को भी अंदाज था, सरकार को भी अंदाज था कि चल के इतनी गाड़ी आने वाली है। तो क्यों नहीं सारी प्लानिंग की गई पहले? अंशुमन, आपको क्या लगता है कि अभी सेल्स के हालात क्या हैं? क्या इस बार का फेस्टिव सीजन अच्छे सेल्स लेके आएगा या नहीं? देखिए, एक तो फेस्टिवल सीजन में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट होता ही है, क्योंकि थोड़ा बिफोर आता है, थोड़े डिस्काउंट्स होंगे और ये जो सेंटिमेंट की वजह से भी लोग खरीदते हैं। लेकिन ओवरऑल ऐसा कुछ बहुत मेरे हिसाब से तो बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, मार्केट एक्टिविटी लेवल रहेगा। मैं एक तरीके से मैं सोचता हूँ कि जो परसेप्शन है कि मार्केट की बहुत बुरी हालत है वो भी गलत है, और ये भी सोचना कि बहुत इंप्रूव हो जाएगा वो भी गलत है। तो बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं जो शायद अब भी छूट रहे हो या उनसे और विस्तार से उन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन वक्त की यहाँ पाबंदी है, इसलिए इस चर्चा को हम यही खत्म करना चाहेंगे। और साथ ही धन्यवाद अपने सभी मेहमानों का, उन्होंने यहाँ पर आके अपना बहुमूल्य समय दिया और चर्चा में शामिल हुए, और साथ में तमाम दर्शकों का जिन्होंने यहाँ पर इस चर्चा को आकर अपनी उपस्थिति से सार्थक बनाया। तो आपसे लेंगे विदा, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।